मुझे अपना घर किसी शरीफ और नेक लोगों को किराए पर देना था। जब मेरे पति जिंदा थे, तो मुझे ना ही कुत्तों की आवाज से डर लगता था, ना ही अकेलेपन से। अब तो एक-एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही जागते हुए ही सारी रात कट जाया करती थी। मैं यह सोचकर डर जाती थी कि अगर घर में चोर घुस आया तो मैं क्या करूंगी? क्योंकि आजकल के चोर तो घर का सामान लूटने के साथ-साथ घर की औरतों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर जाते हैं। जब भी घर से बाहर कोई कुत्ता भौंकता, तो मुझे बस यही डर लगा रहता कि कहीं कोई चोर ना आ जाए, क्योंकि अक्सर चोरों को देखकर ही कुत्ते रात को भौंका करते हैं। मैंने अपने डर से बचने का यही हल निकाला था कि मैं आसपास के लोगों के घर गई। मैंने अगल-बगल के सभी लोगों को बता दिया कि अगर किसी को किराए के घर की तलाश है, तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यही है कि किराए पर आने वाले लोग फैमिली वाले हों। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। शाम के वक्त घर में 2 लोग आए। एक बुजुर्ग था और उसके साथ एक जवान लड़की थी जो काफ़ी खूबसूरत थी। मैंने उन लोगों को ड्राइंग रूम में लाकर बैठा दिया और पूछा, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानती। आप अपना परिचय दीजिए। यह तो अच्छा हुआ कि आप बाप-बेटी हमारे घर पर रहेंगे। नहीं, नहीं, ये मेरे पिता नहीं, यह मेरे पति हैं, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान थी और दोनों को एकटक नज़रों से देखने लगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यह मेरी पत्नी है, तो उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उस शख्स की पत्नी की तरफ देखा, तो उसे देखकर लगा कि वह बहुत परेशान है। उसके दिल में कुछ न कुछ चल रहा हो। वह मुझे कुछ बताना चाह रही हो और बहुत घबराई हुई हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, यह मेरा वहम है। मैंने उन लोगों को ऊपर वाला रूम दिखा दिया। ऊपर मेरे घर में 2 कमरे, किचन और वेस्टर्न वॉशरूम बना हुआ था, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। लेकिन पूरे दिन में यही सोचती रही कि पता नहीं लड़की के घर वालों की कौन-सी मजबूरी रही होगी, जो उन्होंने अपनी फूल-सी बेटी की शादी इतने बड़े शख्स से करवा दी। दूसरे दिन ही वो लोग अपना सामान लेकर मेरे घर में शिफ्ट होने के लिए आ गए। शाम हुई तो मैंने सोचा कि वह लोग आज ही तो आए हैं। आज तो उन्हें अपना घर सेट करने में काफ़ी वक़्त लग जाएगा। शाम का खाना उन्हें मैं बनाकर दे देती हूँ। यही सोचकर मैं किचन में आ गई और 3 लोगों का खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मैंने अच्छी तरीके से ट्रे सजाई और खाना लेकर ऊपर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि पता नहीं मैंने ऊपर आकर अच्छा भी किया कि नहीं। मैं वापस पलटने लगी थी कि राम मनोहर ने दरवाज़ा खोला। उसने मेरे हाथ में खाने की थाली देखी तो कहने लगा, बहन आपने बेवजह तकलीफ की। हेमा खाना बना रही है। मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है। ये तो मेरा फर्ज बनता है। उसे क्या जरूरत आज खाना बनाने की। आज तो वैसे भी वो इतनी बिजी होगी। घर को सेट करने में उससे कह दो कि आज खाना ना बनाए, मैं ले आई हूँ। इतना कहते हुए मैं कमरे के अंदर दाखिल ही हुई कि अचानक राम मनोहर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, दरअसल हेमा सो रही है। उसके सर में तेज दर्द था। अगर अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। राम मनोहर की बातों पर मैंने सर हिला दिया और खाने की ट्रे राम मनोहर को देकर वापस चली आई। लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। मैं तो सोच में पड़ गई थी। राम मनोहर ने एक ही वक्त में कैसे अपनी बातों को बदला था। पहले तो वह कह रहा था कि हेमा किचन में खाना बना रही है और बाद में बोल रहा था कि सो रही है। खाना खाने के बाद मैं सोचने लगी कि हेमा मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत देर तक हेमा का इंतजार किया था, लेकिन वह नीचे नहीं आई। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली आई। मैं सोच रही थी कि आज मुझे चोरों से डरने की जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से गुजरेगी। मैंने सुकून भरी एक गहरी सांस ली और आराम से सो गई। लेकिन आधी रात मेरी आँख खुली और मैं हड़बड़ा कर बैठ गई और सोचने लगी कि मेरी आँख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत तकलीफ में है। मैं बहुत डर गई थी। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से गए थे, मैं तो पत्तों के हिलने से भी डरने लगी थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। आवाज़ सुबह के 5 बजे तक होती रही।
फिर आवाज बंद हुई तो मैं सो गई और मेरी आंख सुबह के 8 बजे खुली। मैंने फटाफट अपने लिए चाय बनाई और चाय लेकर बाहर लाउंज में आकर बैठ गई। तभी मैंने राम मनोहर को देखा। वह सीढ़ी से उतर कर नीचे आ रहा था। उसका हुलिया ऐसा लग रहा था जैसे वह काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हो। मुझे यह वक्त हेमा से कुछ पूछने का सही लगा, क्योंकि कल से मेरी हेमा से बात नहीं हो पाई थी। मैं उसके साथ बैठकर उसके बारे में जानना चाहती थी। इसलिए मैं जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले कमरे तक आ गई और जल्दी से दरवाजा खटखटाने लगी। कोई आवाज नहीं आई। मैं वापस पलटने के बजाय अब दोबारा फिर से दरवाजा खटखटाने लगी थी। तभी हेमा की घबराई हुई आवाज मेरे कानों में सुनाई दी थी। वह कहने लगी, दीदी आप ही हैं ना? मैंने कहा, हाँ हाँ मैं हूँ। तुम पहले दरवाजा तो खोलो। तभी मुझे हेमा की सिसकती हुई आवाज आई। उसने कहा, दीदी मैं दरवाजा कैसे खोलूं? दरवाजा तो राम मनोहर ने बाहर से ताला लगाकर गए हैं। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। तभी मेरी नजर दरवाजे पर लटके छोटे से ताले पर पड़ी। मैंने पूछा, हेमा तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? उसने कहा, मेरा पति मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज्यादा है ना, उसे हर वक्त यही डर लगा रहता कि कहीं मैं उसे धोखा ना दे दूं। हेमा की यह हालत देखकर मैं बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा, अच्छा पहले तुम यह बताओ कि तुम ठीक हो ना? नहीं दीदी मैं खुश नहीं। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने कहा, हेमा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी हेमा बोली, दीदी आप यह सब राम मनोहर को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा। मैंने कहा, हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। यही कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रहकर हेमा के घर वालों पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों। अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी जिंदगी उस पर शक करते हुए गुजार देगा। मैं सोचने लगी, कितना अच्छा होता मैं भी अकेली हूँ और हेमा भी। हम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती। हम अपना गम भी बांट लेते। अब क्या हो सकता था। खैर मैं अपनी रोजमर्रा के काम निपटाने लगी और फिर सोने के लिए लेट गई। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी और आज भी वजह वही थी जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे फिर से किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे समझ में आ गया कि आवाज तो बहुत करीब से आ रही है। कहाँ से आ सकती है भला, मुझे इसका हर सूरत में पता लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज और जोर से सुनाई देने लगी। फिर मुझे अंदाजा हो गया कि आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आ रही है और चीखने चिल्लाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हेमा है। एक लम्हे के लिए मैं शन रह गई थी। फिर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी और कमरे तक पहुंच गई। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक यूं ही खड़ी दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन मजाल है किसी ने दरवाजा खोला हो। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे दरवाजा खटखटाने से अंदर चिल्लाने की आवाज कम हो गई हो। दरवाजा पीटते पीटते मेरे हाथों में दर्द होने लगा, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज तो पूरी रात मुझे नींद आने वाली नहीं थी, इसलिए मैं लाउंज में बैठ गई। बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह राम मनोहर जब नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वह बाहर निकलने ही वाला था। तभी मैं बोली, राम मनोहर साहब मेरी बात तो सुनिए। मैंने उस शख्स के चेहरे पर एक खौफ देखा था। खुद ही सब कुछ बोलने लगा। शायद वह समझ गया था कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। उसने कहा, मेरी शक्ल सूरत गौर से देखिए और बताइए, क्या हेमा जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है? उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हुई कि मैं हेमा के बाप की बातों में आ गया। हेमा के पिता ने मुझसे 50 लाख रुपए लिए थे। वह 2 साल के पर देने का वादा किया था, लेकिन 4 साल गुजर गए और वह कर्ज नहीं लौटा पा रहा था। वह हर रोज बस यही कहकर टाल देता कि आज दूंगा कल दूंगा। पर अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह डर गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरी बेटी से शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और आदमी से पैसे लेकर इसे उसके हवाले कर दूंगा।
दरअसल मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मगर फिर एक दिन बच्चा पैदा करने में ही उसकी मौत हो गई। उसके साथ ही मेरा बच्चा भी मर गया था। उम्र बढ़ने के साथ-साथ मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा था। चाहता था कि मेरी भी कोई अपना हो, जिससे मैं अपना दुख-सुख बाँट सकूँ। और फिर उस दिन जब हेमा के पिता ने हेमा की तस्वीर दिखाई और कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं इसे किसी और के हवाले कर दूँगा। तो फिर मैं उसकी बातों में आ गया और हेमा से शादी कर ली। शादी की रात हेमा ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और मेरे मुँह पर थूक दिया और कहने लगी, "चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए।" अब वह हर रात मुझे परेशान करने के लिए चीखती-चिल्लाती है। इसीलिए मुझे अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि मैं अपनी पत्नी के साथ बुरा सलूक करता हूँ। मैं घर पर घर बदलता रहता हूँ, मगर मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। लोग हेमा की वजह से मुझे जीने नहीं देते। यह मेरा 5वां घर है। यहाँ आते वक़्त मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा था कि मुझे इस आखिरी उम्र में यूँ ज़लील मत करो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, इसमें हेमा का भी कोई कसूर नहीं है। वह दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। वह लोगों को ज़ख्मी भी कर देती है। इसीलिए मैं कहीं जाता हूँ तो उसे बाहर से बंद करके जाता हूँ। मैं यह सब सुनकर सोच में पड़ गई थी और मैंने बड़े गौर से राम मनोहर जी की तरफ देखा था, तो उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। फिर मैंने कहा, "मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ?" उसने कहा, "हाँ, हाँ, बोलिए। आप हेमा को बाहर से बंद करके मत जाया करिए। मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कि उसकी हालत में कुछ सुधार हो जाए।" राम मनोहर मेरी बातों से परेशान हो गया और कहने लगा, "आप यह सब इसलिए कह रही हैं, क्योंकि आपको उसकी हालत का अंदाज़ा नहीं। जब उसे गुस्सा आता है, तो वह इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे सँभालना मुश्किल हो जाता है। अब मैं ऑफ़िस में होता हूँ, तब अगर पीछे से वह आप पर हमला कर देगी, तो क्या होगा? हो सकता है कि वह आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। इसलिए इस काम के लिए आप मुझे माफ़ कर दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता।" मैंने बोला, "जो होगा उसकी ज़िम्मेदारी मेरी खुद की होगी।" उसने अपनी जेब से चाबी निकाल कर मुझे थमा दी और कहने लगा, "आप होशियार रहिएगा। जैसे ही आपको महसूस हो कि हेमा को गुस्सा आ रहा है, तो फ़ौरन घर से बाहर निकल जाइएगा।" मैंने सर हिला दिया तो वह उठकर चला गया। मैं तो बस यही सोच-सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मैं ऊपर गई और कमरे का ताला खोलकर अंदर गई, तो देखा हेमा सोफ़े पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में थी और बार-बार अपने आँसू पोंछ रही थी। वह अचानक मुझे देखकर घबरा गई, रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई। उसने कहा, "दीदी, मुझे बहुत दिनों से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी, जिस पर मैं सर रखकर रो सकती। यह सच था कि मैंने राम मनोहर की बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन मैं हेमा की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यह लगा था कि राम मनोहर ने कहीं मुझे पागल तो ना बनाया हो। मैंने उससे पूछा, "तुम्हें क्या परेशानी है?" कहने लगी, "दीदी, नहीं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ राम मनोहर जी के साथ।" उसने अचानक ही काया-पलटी कर ली थी। कल तो वह कुछ और कह रही थी। फिर उसने कहा, "आप मुझे अपना घर दिखाइए कि आपने अपने कमरे की सजावट कैसे की है?" मैंने कहा, "ठीक है, चलो दिखाते हैं।" मैं हेमा को अपने साथ नीचे लेकर आई। नीचे आते ही हेमा ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया। उस पर जले का निशान था। मैं डर गई और उससे पूछा, "यह क्या है?" तो वह कहने लगी, "मैंने जो कुछ भी कल आपसे बात की, ना जाने कैसे मेरे पति ने सुन ली। शायद उसने कमरे में कोई रिकॉर्डिंग लगा कर रखा है। वह मुझ पर बहुत गहरी नज़र रखता है, इसलिए मैंने ऊपर आपसे झूठ कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मुझ पर बहुत जुल्म करता है। यह जो रात-रात भर मैं चीखती-चिल्लाती रहती हूँ ना, वह मुझे बहुत मारता है। मैं उन दोनों की बातों में फँसकर रह गई थी। मुझे तो दोनों की बातों पर यकीन आ जाता था, पर सच तक पहुँचने का एक ही हल था और वह था कि मैं ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगवा दूँ। मैंने हेमा से पूछा, उसने हाँ कर दी। कैमरे के लिए मैंने अपने एक दोस्त से कह दिया था, हर रात ऊपर वाले कमरे से चीखने की आवाज़ आती
और सुबह राम मनोहर मेरे सामने रो रो कर अपना दुखड़ा बयान करता और दिन के समय हेमा मेरे सामने आकर रोती और कहती, मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं हेमा का दिल बहलाने के लिए अपनी साड़ी, अपना मेकअप, कपड़ा, गहना सब कुछ दिखाती और उससे बातें करती ताकि किसी भी तरह उसका दिल बहल जाए और वह मेरे साथ खुश रह सके। मुझे इन दोनों पति-पत्नी की बहुत फ़िक्र होती। मैं चाहती थी कि अगर राम मनोहर मुजरिम है, तो उसको जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए और अगर हेमा बीमार है, तो उसका भी जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए। कैमरा आने में अभी 1-2 दिन बाकी था। आज शाम मैंने फिर खीर बनाई, तो सोचा हेमा को दे आती हूँ। यह सोचकर मैं सीढ़ियों में चढ़कर खीर देने गई। तभी हेमा की आवाज़ मेरे कानों तक आई। वह किसी से कह रही थी, आज तुम पूरी तैयारी के साथ आना। वह कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं यह बात सुनकर उल्टे कदमों लौट आई थी। अब मेरे सामने हेमा का किरदार एक सवालिया प्रश्न बनकर रह गया था। शायद हेमा गलत है। वह हर रात अपने किसी आशिक को बुलाती और राम मनोहर को काबू कर लेती है। क्या पता बांध कर भी रखती हो और फिर जानबूझकर चीखती चिल्लाती हो ताकि लोग राम मनोहर को गलत समझे और वह अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त लेडीज कांस्टेबल को फोन किया और यहाँ का सारा मांजरा बता दिया। मैंने उससे कहा कि रात के वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की जरूरत है। तुम जरूर आना, लेकिन बहुत होशियारी से आना। उसने कहा ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। मैं रात का खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतजार करने लगी। फिर ना जाने क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई और आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने आस-पास हैरत से देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई? वह हँसी और बोली, अनामिका तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ दिनों से हमें शिकायत मिल रही थी कि कोई गैंग बड़ी चालाकी से लोगों के घर पर चोरी कर रहे हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वह गैंग हमारे हाथ लग गई। मैंने कहा वह कैसे? मेरी दोस्त पुलिस कांस्टेबल ने बताया, अनामिका जो तुम्हारे घर किराएदार रहते थे उसी गैंग का हिस्सा थे। उनका तरीका यही है कि वह बेसहारा औरतों के घर किसी न किसी बहाने घुस जाते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। पति-पत्नी के ऊपर जुल्म लगाता और पत्नी पति के ऊपर और औरतें उनके जाल में फंसकर बाकी सब भूल जाती। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद हेमा को घर की एक-एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने जेवरात भी दिखा दिए। मैं अपनी सहेली की बातें सुनकर सन्न रह गई कि लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक गुज़र जाते हैं। वह तो भगवान का लाख-लाख शुक्र है जो उसने मुझे बचा लिया और उन दोनों पति-पत्नी के साथ उनकी पूरी टीम पुलिस के हिरासत में है। मुझे अब तो किराएदार भी रखने में डर लगने लगा है। अब मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरे ख़्याल से बुरे लोगों से तन्हाई हज़ार गुना बेहतर है। दोस्तों, आप भी जब भी अपने घर में कोई किराएदार रखें या किसी को घर पर बुलाएँ किसी काम के लिए, तो भी उसकी पूरी तरह जाँच-पड़ताल कर लें और उसका आधार कार्ड वग़ैरह भी चेक कर लें, वरना आप भी ऐसे धोखेबाज़ों के चक्कर में फँस सकते हैं। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ऐन टाइम पर भगवान ने मेरी सहायता के लिए मेरी दोस्त को भेज दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।